क्या होता है जब एक महिला जिसने 15 साल तक अपने पति के साम्राज्य को बनाने में मदद की, उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है। यह एक ऐसी रात की कहानी है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी रात जो साबित करती है कि असली रानी कौन है। यह बदला, आत्मखोज और उस ताकत की कहानी है जो एक महिला के भीतर छिपी होती है, बस सही समय पर बाहर आने का इंतजार करती है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। उसके साथ एक साम्राज्य बनाने में 15 साल, एक लालची सोशलाइट द्वारा 8 महीने तक धोखा दिया जाना, एक रात यह दिखाने के लिए कि वास्तव में प्रभारी कौन है। प्रसिद्ध सर्जन रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि वह अपनी पत्नी अनन्या को बिना किसी परिणाम के एक नए संस्करण के लिए बदल सकता है। उसने अपनी प्रेमिका सोनिया को उन्हीं सामाजिक हलकों में अपनी प्रेमिका के रूप में पेश किया जहां वह दशकों से अपनी पत्नी के साथ जाता था। लेकिन जब अनन्या साल के सबसे महत्वपूर्ण चैरिटी गाला में दिखाई दी, तो वह सब्यसाची की लाल पोशाक में थी, जबकि प्रेमिका सस्ते एनिमल प्रिंट में। खेल इस तरह से बदल गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ महिलाएं जब वे आखिरकार यह दिखावा करना बंद कर देती हैं कि वे स्पष्ट नहीं देख रही हैं, तो वे सिर्फ रानियां नहीं बनती, वे पूर्ण रानियां बन जाती हैं। और रोहन यह जानने वाला था कि जिस महिला को उसने वर्षों तक कम आंका था, वह बस सही समय के लिए अपने पंजे बचा रही थी। अनन्या ने जुहू में अपने डुप्लेक्स अपार्टमेंट की खिड़की से देखा, जबकि देर दोपहर का सुनहरा सूरज समुद्र को एम्बर के रंगों से रंग रहा था। 40 साल की उम्र में उसने एक स्वाभाविक लालित्य बनाए रखा था, जिससे लोग जहां भी जाते थे उसकी प्रशंसा करने के लिए मुड़ जाते थे। उसके भूरे बाल उसके कंधों पर नरम लहरों में गिरते थे, एक ऐसे चेहरे को फ्रेम करते थे जिसे समय ने केवल निखारा था, कभी बूढ़ा नहीं किया। मम्मा, पापा आ गए, उसके 5 साल के बेटे आरव ने चिल्लाया, हवाई जहाज की तरह अपनी बाहें फैलाकर कमरे में दौड़ते हुए। लड़के की आंखें अपने पिता की तरह ही गहरी हरी थीं, लेकिन उसकी मां की मीठी सच्ची मुस्कान थी। 10 साल के कबीर ने अपने टैबलेट से नजरें उठाईं, जहां वह खेल रहा था, और बस सिर हिलाया। बड़े लड़के ने घर में तनाव, रात के खाने के दौरान लंबी चुप्पी, मां की मजबूर मुस्कान जब रोहन बहुत देर से घर आता था, इत्र की महक के साथ जो उसका नहीं था, को नोटिस करना शुरू कर दिया था। रोहन मल्होत्रा 45 साल की उम्र में मुंबई का सबसे अधिक मांग वाला प्लास्टिक सर्जन था। दक्षिण मुंबई में उसका क्लिनिक देश की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों की सेवा करता था, और उसका शेड्यूल हमेशा उन प्रक्रियाओं से भरा रहता था जिनकी कीमत कई लोगों की 1 साल की कमाई से अधिक होती थी। लंबा, सांवला, एक मुस्कान के साथ जो दिलों को पिघला देती थी, और एक स्वाभाविक आकर्षण जो सभी दरवाजे खोल देता था, उसने दूसरों के घमंड और अपनी असाधारण क्षमता पर आधारित एक साम्राज्य बनाया था। प्रिय, रोहन ने अनन्या के माथे पर विचलित होकर चूमा। पहले से ही अपने सेल फोन पर संदेशों की जांच कर रहा था। मुझे आज जल्दी निकलना है, मेरी एक आपातकालीन सर्जरी है। यह सप्ताह की तीसरी आपात स्थिति थी। अनन्या ने बहुत पहले ही सवाल करना बंद कर दिया था। वह जानती थी कि रोहन उसे अपने तरीके से प्यार करता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह खुद से और हमेशा अधिक चाहने के एड्रेनालाइन से अधिक प्यार करता था। अधिक महिलाएं, अधिक रोमांच, अधिक भावनाएं जो स्थिर विवाह प्रदान नहीं कर सकता था। जरूर, उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं तुम्हारी प्लेट फ्रिज में रख दूंगी। रात के खाने के दौरान अनन्या ने अपने बेटों को देखा। आरव उस ड्राइंग के बारे में बकबक कर रहा था जो उसने स्कूल में बनाई थी। परिवार की एक ड्राइंग दिखा रहा था जहां सभी हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। कबीर चुप रहा, कभी कभी अपने पिता की खाली कुर्सी पर सवालिया निगाहें डालता रहा। पापा कहाँ हैं? आरव ने तीसरी बार पूछा। काम कर रहे हैं मेरे प्यार, वह जान बचा रहे हैं, अनन्या ने जवाब दिया, वही झूठ दोहराते हुए जो उसने अनगिनत बार कहा था। कबीर ने उसे एक ऐसे भाव
से देखा जो उसके 10 साल के लिए बहुत पुराना लग रहा था। मम्मा, पापा हमेशा काम क्यों कर रहे होते हैं जब दूसरे पापा घर पर होते हैं? अनन्या का दिल डूब गया। वह ठाणे के एक विनम्र परिवार में पली बढ़ी थी। एक मैकेनिक और एक दर्जी की बेटी जो कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन हमेशा उसके और उसके भाइयों के लिए समय निकालते थे। वह रोहन से विश्वविद्यालय में मिली, जहां वह प्रशासन और वह चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। उस समय वह अलग था, महत्वाकांक्षी, हाँ, लेकिन देखभाल करने वाला और भावुक भी। उन्होंने उसकी स्नातक की पढ़ाई के तुरंत बाद शादी कर ली और अनन्या ने उसके चिकित्सा करियर के निर्माण में उसका समर्थन करने के लिए अपने पेशेवर सपनों को छोड़ दिया। वह उसकी पहली निवेशक थी। उसने अपने दादा दादी से मिली छोटी सी विरासत का उपयोग करके उसे अपना पहला क्लिनिक स्थापित करने में मदद की। वह उसकी सचिव, उसकी अनुसूचक, उसकी जनसंपर्क थी। जब बच्चे पैदा हुए तो वह एक समर्पित मां बन गई और साथ ही वह पत्नी बनी रही जिसने उसके जीवन को व्यवस्थित किया, जो सामाजिक कार्यक्रमों में उसके साथ जाती थी, जो गपशप पत्रिकाओं की तस्वीरों में प्रसिद्ध डॉक्टर की आदर्श पत्नी के रूप में मुस्कुराती थी। लेकिन कहीं न कहीं रोहन भूल गया था कि शुरू से ही उसके साथ कौन था। पहली बेवफाई 3 साल पहले शुरू हुई, इतनी सावधानी से कि वह दिखावा कर सके कि वह नहीं जानती। सेल फोन पर संदेश जो वह छिपाता था, अलग अलग इत्र, अजीब कॉल जो वह कार्यालय में लेता था। अनन्या ने पहली बार संयोग से पता लगाया जब उसे उसकी जैकेट की जेब में एक होटल की रसीद मिली। उस रात उसने उसका सामना किया और रोहन रोया था, माफी मांगी थी, वादा किया था कि यह फिर कभी नहीं होगा। कहा था कि यह कमजोरी का एक क्षण था, कि वह उससे प्यार करता था और उसका परिवार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसने विश्वास किया क्योंकि वह विश्वास करना चाहती थी, क्योंकि 15 साल साथ रहने के बाद, 2 बच्चों के बाद, उसके साथ अपना पूरा जीवन बनाने के बाद विकल्प का सामना करना असंभव लग रहा था। लेकिन बेवफाई जारी रही और अधिक निर्लज्ज और कम छिपी हुई। सामाजिक कार्यक्रमों में जब वह गुजरती तो उसकी सहेलियां फुसफुसाने लगीं, अन्य डॉक्टरों की पत्नियों की दया भरी निगाहें। जब वह एक बार फिर पार्टी में अकेली पहुंची तो दबी हुई हंसी, क्योंकि रोहन काम कर रहा था। अनन्या जानती थी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हर टकराव के साथ रोहन स्थिति में हेरफेर करने में कामयाब रहा। वह उसे पागल, ईर्ष्यालु, अतिरंजित महसूस कराने में माहिर था। अनन्या, तुम कल्पना कर रही हो, तुम जानती हो कि मेरा शेड्यूल कैसा है। मैं तुम लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए काम करता हूं, और यह हमेशा वादों, प्यार की कसमों, कुछ दिनों के अनुकरणीय व्यवहार के साथ समाप्त होता था, इससे पहले कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। उस रात लड़कों को सुलाने के बाद अनन्या अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी और खुद को आईने में देखा। वह अभी भी सुंदर थी, अभी भी वांछनीय थी। 40 साल की उम्र में उसके पास एक ऐसा शरीर था जिससे 20 साल की कई महिलाएं ईर्ष्या करती थीं, जिसे नियमित व्यायाम और एक ऐसे अनुशासन के माध्यम से बनाए रखा गया था जिसकी रोहन को कभी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने उसके आहार का भी आयोजन किया था। उसने आदर्श पत्नी बनने के लिए अपने सपनों, अपने करियर, अपनी पहचान का त्याग कर दिया था, और बदले में उसे क्या मिला था? एक पति जो उसका इतना कम सम्मान करता था कि वह अपने कारनामों को ठीक से छिपाने की जहमत भी नहीं उठाता था। उसके सेल फोन पर एक संदेश आया। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया का था। आज वासाबी में रोहन को एक महिला के साथ हाथ में हाथ डाले देखा। अनन्या, हमें बात करने की जरूरत है। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह क्षण आएगा। सवाल अब यह नहीं था कि क्या वह धोखा दे रहा है, बल्कि यह था कि वह इसके बारे में कुछ करने के लिए पर्याप्त साहस कब जुटाएगी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर शादी की तस्वीर देखी, 2 मुस्कुराते हुए युवा, सपनों और वादों से भरे। वह तस्वीर में महिला को मुश्किल से पहचान पाती थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। वह दृढ़ निश्चयी लड़की कहाँ थी जिसने उस आदमी का समर्थन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था जिससे वह प्यार करती थी? वह अनन्या कहाँ थी जिसकी अपनी राय थी, जो अपने करियर का सपना देखती थी, जो वह होने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगती थी?
बगल के कमरे में वह रोहन को फोन पर धीरे धीरे बात करते हुए सुन सकती थी। शायद अगली मुलाकात, अगला झूठ, अगला अपमान आयोजित कर रहा था। अनन्या उठी और खिड़की के पास गई। शहर उसके सामने फैला हुआ था, रोशनी और संभावनाओं से भरा। कहीं बाहर वह महिला थी जो वह डॉ रोहन की पत्नी बनने से पहले थी। अब उसे खोजना शुरू करने का समय था। प्रिया के साथ बातचीत अनन्या की अपेक्षा से अधिक दर्दनाक थी। वे बांद्रा के एक शांत कैफे में मिले, जो रोहन के सामाजिक दायरे द्वारा फ्रीक्वेंट किए जाने वाले स्थानों से बहुत दूर था। प्रिया, एक स्वतंत्र पत्रकार जो अनन्या को कॉलेज से जानती थी, ने स्थिति को नरम करने की कोशिश नहीं की। अनन्या, यह अब सिर्फ एक चक्कर नहीं है, वह उसे अपनी प्रेमिका के रूप में पेश कर रहा है। प्रिया ने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ते हुए कहा। महिला का नाम सोनिया कपूर है। वह एक सोशलाइट है। हाल ही में एक तेल व्यवसायी से अलग हुई है। वे पिछले हफ्ते चेमोल्ड प्रेस्कॉट रोड गैलरी के उद्घाटन पर एक साथ गए थे, मरीना सिल्वा की पुस्तक के विमोचन पर, और कल वे वासाबी में दोपहर का भोजन कर रहे थे, जैसे कि वे एक आधिकारिक जोड़े हों। अनन्या का पेट खराब हो गया। एक रात के रोमांच, बिना किसी प्रतिबद्धता के मामले एक बात थे जिसे उसने परिवार को बचाने के नाम पर अनदेखा करना सीख लिया था। दूसरी बात यह थी कि वह एक सार्वजनिक संबंध बना रहा था, दूसरी महिला को उन सामाजिक हलकों में पेश कर रहा था जहां वे वर्षों से एक साथ जाते थे। और भी बहुत कुछ है, प्रिया झिंझकी। उसने कल रात इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, दोनों एक पार्टी में जिसमें तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। अनन्या को डॉ समीर वर्मा क्लिनिक में रोहन के भागीदारों में से एक की जन्मदिन की पार्टी याद आई। रोहन ने कहा था कि उसे सिरदर्द है और वह नहीं जा सकती। वास्तव में अनन्या को सिरदर्द था, लेकिन अगर उसने थोड़ा जोर दिया होता तो वह चली जाती। इसके बजाय जब उसने कहा कि वह घर पर रहेगी तो वह राहत महसूस कर रहा था। मुझे दिखाओ, अनन्या ने अनुरोध किया। प्रिया ने अनिच्छा से अपना सेल फोन दिखाया। स्क्रीन पर लगभग 35 साल की एक सुनहरे बालों वाली महिला, स्पष्ट रूप से सर्जनों और महंगे उपचारों द्वारा बनाए रखी गई, रोहन के बगल में मुस्कुरा रही थी। उसने एक गहरे नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिसे अनन्या ने पहचाना। रोहन ने पिछले हफ्ते मनीष मल्होत्रा की दुकान की खिड़की में एक समान पोशाक की प्रशंसा की थी, यह कहते हुए कि यह उस पर बहुत सुंदर लगेगी। जाहिर है उसने इसे किसी और के लिए खरीदा था। जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा वह तस्वीर में रोहन को देखना था। वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थीं जैसे अनन्या ने वर्षों से अपनी ओर निर्देशित नहीं देखा था। उसका हाथ सोनिया की कमर पर अधिकारपूर्वक था और वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह दुनिया की सबसे आकर्षक महिला हो। अनन्या, तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत है, प्रिया ने धीरे से कहा। आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से। यह अब शादी बचाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम इस कहानी से खाली हाथ न निकलो। अनन्या जानती थी कि प्रिया सही थी, लेकिन वास्तविकता अभी भी असली लग रही थी। 15 साल की शादी, 2 बच्चे, ईंट दर ईंट बनाया गया जीवन। कोई बस यह सब कैसे फेंक सकता है? जब वह घर पहुंची तो रोहन अपने कार्यालय में फोन पर था। वह दरवाजे पर रुक गई और उसे देखा। वह उस व्यक्ति द्वारा कही गई किसी बात पर हंस रहा था जो लाइन के दूसरी तरफ था। एक अंतरंग, स्नेही हंसी, वही हंसी जो वह उससे शादी के पहले वर्षों में बात करते समय करता था। नहीं, मैं आज रात नहीं आ सकता, मेरे पारिवारिक दायित्व हैं, वह कह रहा था। लेकिन हम कल मिलेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। शब्द अनन्या को पेट में एक मुक्के की तरह लगे। रोहन ने आखिरी बार उससे यह कब कहा था उसे याद भी नहीं था। रोहन ने फोन काट दिया और मुड़ा। उसे दरवाजे पर देखकर चौंक गया। एक पल के लिए उसने उसकी आंखों में अपराध बोध देखा, लेकिन उसने जल्दी से अपना भाव ठीक कर लिया। हाय प्रिय, मैं कल के मामले के बारे में डॉ मेंडेस से बात कर रहा था। उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। अनन्या ने उसे एक लंबे पल के लिए घूरा। रोहन, हमें बात करने की जरूरत है। जरूर जरूर, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। मेरी 5 मिनट में दिल्ली के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस है।
रात के खाने के बाद कैसा रहेगा? एक और टालमटोल, एक और बहाना। अनन्या ने सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर चली गई। वह जानती थी कि यह बातचीत कभी नहीं होगी। रोहन टकराव से बचने की कला में माहिर हो गया था। जब भी वह रिश्ते में समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती थी, तो उसके पास हमेशा कुछ और जरूरी काम होता था। आप सभी का हमारे चैनल गाला के रहस्य को इतना प्यार और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही हम हर दिन नई और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से और किस समय हमें सुन रहे हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात के खाने के दौरान अनन्या ने अपने पति को अपने बच्चों के साथ बातचीत करते देखा। जब रोहन मौजूद होता था तो वह अभी भी एक देखभाल करने वाला पिता था। उसने आरव को गणित के होमवर्क में मदद की, कबीर से फुटबॉल के बारे में बात की, ऐसे चुटकुले सुनाए जिनसे लड़के हंस पड़े। यह उन क्षणों में था जब अनन्या ने अपने संकल्प को डगमगाते हुए महसूस किया। अपनी चोटों के कारण इस पारिवारिक गतिशीलता को कैसे नष्ट किया जाए। लेकिन जब रोहन ने कहा कि उसे जल्दी निकलना है क्योंकि अस्पताल में एक आपात स्थिति है, और उसने सोनिया को ठीक उसी समय इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते देखा जब वह घर से निकला था। बांद्रा के एक जापानी रेस्तरां में एक तस्वीर। अनन्या को पता था कि वह अपनी सीमा पर पहुंच गई है। उसने लड़कों को सुलाया और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसने आईने में देखा और एक थकी हुई महिला को देखा, एक महिला जिसने बहुत साल बिताए थे यह दिखावा करते हुए कि उसने स्पष्ट नहीं देखा। उसकी आंखें जो कभी जीवन और दृढ़ संकल्प से चमकती थीं, अब सुस्त, इस्तीफा दे चुकी लग रही थीं। अनन्या ने अपना सेल फोन निकाला और अपनी छोटी बहन मीरा, जो दिल्ली में रहती थी और एक वकील के रूप में काम करती थी, को फोन किया। मीरा, मुझे मदद चाहिए। उसने जैसे ही बहन ने फोन उठाया, कहा, अनन्या क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं और मुझे एक वकील की जरूरत है, एक अच्छा तलाक का वकील। लाइन के दूसरी तरफ चुप्पी थी। मीरा को हमेशा रोहन पर शक था। उसने हमेशा सोचा कि वह अनन्या के लायक नहीं है, लेकिन उसने कभी इसे सीधे तौर पर नहीं कहा था। अनन्या, क्या तुम निश्चित हो? मुझे यकीन है कि मैं अब इस तरह नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे अपनी मां को सम्मान पाते देखने के लायक हैं। मुझे यकीन है कि मैं इससे बेहतर की हकदार हूं। ठीक है, मैं तुम्हें सबसे अच्छे पारिवारिक वकील की सिफारिश करूंगी जिसे मैं जानती हूं। वह विवेकपूर्ण, कुशल है और तुम्हारे हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अनन्या, तुम्हें सब कुछ दस्तावेज करना शुरू करना होगा। तस्वीरें, बातचीत, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ जो साबित करता है कि तुमने एक साथ क्या संपत्ति बनाई है। फोन काटने के बाद अनन्या ने वर्षों में महसूस किए गए की तुलना में हल्का महसूस किया। लंबे समय में पहली बार वह अपने जीवन के बारे में एक सक्रिय निर्णय ले रही थी, बजाय इसके कि वह केवल रोहन के फैसलों पर प्रतिक्रिया करे। उसने रात भर दस्तावेज व्यवस्थित करने, बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां बनाने, घर में मूल्यवान संपत्ति की तस्वीरें लेने में बिताई। हर दस्तावेज के साथ उसे उन निवेशों का पता चला जो रोहन ने उससे सलाह किए बिना किए थे, खाते जो उसने अकेले रखे थे, अत्यधिक खर्च जिसके बारे में वह जानती भी नहीं थी। जब रोहन सुबह 2 बजे घर आया, सोनिया के इत्र की महक के साथ अनन्या लेटी हुई थी, सोने का नाटक कर रही थी। उसने एक लंबा स्नान किया, शायद किसी भी सबूत से छुटकारा पाने के लिए, और बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अनन्या बाकी रात जागती रही, अपने अगले कदमों की योजना बना रही थी। वर्षों में पहली बार वह केवल अपने बच्चों या रोहन के बारे में नहीं सोच रही थी। वह अपने बारे में सोच रही थी, उस महिला के बारे में जो वह थी, उस महिला के बारे में जो वह फिर से बन सकती थी। सुबह एक क्रिस्टल स्पष्टता लेकर आई। अनन्या अब ध्यान के टुकड़ों को स्वीकार नहीं करने वाली थी। वह अब यह दिखावा नहीं करने वाली थी कि उसने स्पष्ट नहीं देखा। वह अब एक घरेलू शांति के
नाम पर अपनी गरिमा का त्याग नहीं करने वाली थी, जो वास्तव में सिर्फ एक अच्छी तरह से छिपा हुआ झूठ था। अब अपना जीवन वापस पाने का समय था। वकील के साथ बैठक एक वास्तविकता की जांच थी जिसकी अनन्या को उम्मीद नहीं थी। श्री आलोक शर्मा मीरा द्वारा मुंबई के सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक कानून वकील के रूप में अनुशंसित एक गंभीर, सीधे साधे व्यक्ति थे, जिन्होंने बातों को घुमाने में समय बर्बाद नहीं किया। श्रीमती मल्होत्रा, आपने जो मुझे बताया है और जो दस्तावेज आप लाई हैं, उसके आधार पर आपके पास एक बड़ी संपत्ति है। क्लिनिक, संपत्तियां, निवेश, शादी के दौरान जो कुछ भी बनाया गया था उसका 50% पर आपका अधिकार है। और यह देखते हुए कि आपने उसके करियर का समर्थन करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, गुजारा भत्ता का भी मुद्दा है। अनन्या जानती थी कि उनके पास पैसा है, लेकिन उसने कभी यह गणना करने के लिए नहीं सोचा था कि वास्तव में कितना है। रोहन ने हमेशा वित्त को नियंत्रित किया, उसे व्यक्तिगत और घरेलू खर्चों के लिए एक उदार भत्ता दिया, लेकिन उसे बड़े वित्तीय फैसलों से दूर रखा। एक बात है जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देने की आवश्यकता है, वकील ने जारी रखा। अगर आपका पति दूसरी महिला के साथ सार्वजनिक संबंध बनाए हुए है, उस पर युगल का पैसा खर्च कर रहा है, तो इसे संपत्ति के अपव्यय के रूप में चित्रित किया जा सकता है। हमें आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है। यह जानकारी चेहरे पर एक तमाचे की तरह थी। यह पर्याप्त नहीं था कि रोहन भावनात्मक रूप से धोखा दे रहा था। वह सचमुच उस पैसे को खर्च कर रहा था जिसे बनाने में उसने अपनी प्रेमिका के साथ मदद की थी। मुझे क्या करने की जरूरत है? पहली बात, केवल अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलें। दूसरी, संयुक्त खातों से आधा पैसा स्थानांतरित करना शुरू करें। तीसरी, सभी संपत्तियों की पूरी सूची बनाएं। चौथी, यदि संभव हो तो बेवफाई और दूसरी महिला के साथ खर्च के सबूत प्राप्त करें। अनन्या वकील के कार्यालय से कार्यों की एक सूची और शक्ति की एक अजीब भावना के साथ निकली। वर्षों में पहली बार वह अपने जीवन के बारे में व्यावहारिक और ठोस निर्णय ले रही थी। पहला पड़ाव बैंक था। अनन्या ने पाया कि उनके पास जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक पैसा था। चालू खाते, निवेश, आवेदन। रोहन ने जो साम्राज्य बनाया था वह प्रभावशाली था और उसे कानूनी रूप से सब कुछ के आधे का अधिकार था। जब प्रबंधक ने सुझाव दिया कि कोई भी कदम उठाने से पहले वह रोहन से बात करे, तो अनन्या ने उसे एक दृढ़ता के साथ बाधित किया जिसे वह खुद नहीं जानती थी कि उसके पास है। मुझे अपने पति से उस पैसे को स्थानांतरित करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है जो मेरा भी है। कृपया मेरे द्वारा अनुरोधित स्थानांतरण के साथ आगे बढ़ें। प्रबंधक उसके दृढ़ संकल्प से थोड़ा घबराया हुआ बिना किसी और सवाल के स्थानांतरण को संसाधित किया। 1 घंटे में अनन्या के पास 15 वर्षों में पहली बार केवल अपना एक बड़ा बैंक खाता था। अगले कुछ दिन गहन तैयारी के थे। अनन्या ने वकील द्वारा अनुशंसित एक निजी अन्वेषक विक्रम नामक एक विवेकपूर्ण सज्जन को काम पर रखा, जो बेवफाई के मामलों में विशेषज्ञता रखता था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे, न कि केवल अफवाहें और इंस्टाग्राम तस्वीरें। श्रीमती मल्होत्रा, 3 दिनों में मेरे पास आपके लिए एक पूरी रिपोर्ट होगी। वे जिन स्थानों पर जाते हैं, समय, खर्च, सब कुछ प्रलेखित, विक्रम ने आश्वासन दिया। इस बीच अनन्या ने अपने संबंधों के नेटवर्क का पुनर्निर्माण शुरू किया, कॉलेज के पुराने सहयोगियों को फोन किया, पेशेवर संपर्कों को फिर से शुरू किया जिन्हें उसने तब छोड़ दिया था जब वह सिर्फ पत्नी और मां बन गई थी। उसने पाया कि विश्वविद्यालय की एक दोस्त दिया ने एक व्यावसायिक परामर्श कंपनी शुरू की थी और उसे प्रशासनिक अनुभव वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। अनन्या, तुम हमेशा हमारी कक्षा में सबसे संगठित थीं और रोहन के करियर के प्रबंधन के अपने अनुभव के साथ तुम्हारे पास ऐसे कौशल हैं जिनकी कई कंपनियों को आवश्यकता है। दिया ने एक दोपहर के भोजन के दौरान कहा, जब तुम नौकरी के बाजार में लौटने के लिए तैयार हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक जगह इंतजार कर रही है। वर्षों में पहली बार अनन्या ने खुद को एक करियर, अपना पैसा कमाने, अपनी दक्षताओं के लिए पहचानी जाने वाली और न कि केवल किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पत्नी होने के लिए कल्पना की। घर पर
उसने लड़कों के साथ सामान्य दिनचर्या बनाए रखी, लेकिन रोहन ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ अलग था। उसने पूछना बंद कर दिया कि वह कहाँ जा रहा है। उसने उसके आने का इंतजार करना बंद कर दिया। उसने उन तनावपूर्ण चर्चाओं को करना बंद कर दिया जो हमेशा उसके साथ समाप्त होती थीं, मेज को मोड़ने और उसे दोषी महसूस कराने में कामयाब होती थीं। तुम अजीब हो, उसने एक सुबह कॉफी पीते हुए टिप्पणी की। अजीब कैसे? अनन्या ने पूछा, अपनी आवाज को तटस्थ रखते हुए। पता नहीं, अलग, अधिक दूर। अनन्या लगभग हंस पड़ी। वह शिकायत कर रहा था कि वह दूर है जब वह घर की तुलना में अपनी प्रेमिका के साथ अधिक समय बिताता है। लेकिन उसने बस मुस्कुराया और कहा, शायद मैं आखिरकार उन चीजों के बारे में कम चिंता करना सीख रही हूं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। रोहन ने उसे जिज्ञासा से देखा, लेकिन इस विषय पर जोर नहीं दिया। वह अपने खेल में इतना व्यस्त था कि यह महसूस नहीं कर सका कि अनन्या ने खेलना बंद कर दिया है। अन्वेषक की रिपोर्ट शुक्रवार को आई और यह अनन्या की अपेक्षा से भी अधिक चौंकाने वाली थी। रोहन और सोनिया 8 महीने से साथ थे, अनन्या की कल्पना से कहीं अधिक समय से। उनके पास एक अपार्टमेंट था जिसे उसने मरीन ड्राइव पर उसके नाम पर किराए पर लिया था, जहां वे नियमित रूप से मिलते थे। रोहन ने सोनिया के लिए एक कार खरीदी थी, एक मर्सिडीज बेंज परिवर्तनीय, जिसकी कीमत RS 20 लाख थी। वे पिछले महीने एक साथ दुबई गए थे, जब उसने अनन्या से कहा था कि वह एक चिकित्सा सम्मेलन में है। जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा वह तस्वीरें थीं। रोहन और सोनिया अंतरंग स्थितियों में, रोमांटिक रेस्तरां में, समुद्र तट पर हाथ में हाथ डाले चलते हुए। सभी छवियों में रोहन घर पर अनन्या के देखने से कहीं अधिक खुश और तनाव मुक्त लग रहा था। लेकिन जो चीज उसे वास्तव में नाराज कर गई वह यह थी कि रोहन ने सोनिया को दंपति के कुछ दोस्तों से मिलवाया था। उसे अपनी विशेष दोस्त के रूप में पेश किया था। जो लोग पार्टियों में अनन्या को नकली चुंबन के साथ बधाई देते थे, वे पहले से ही उसके प्रतिस्थापन को जानते और स्वीकार करते थे। उस सप्ताहांत रोहन शनिवार को यह कहकर बाहर गया कि वह दोस्तों के साथ टेनिस खेलने जा रहा है। अनन्या को रिपोर्ट से पता था कि वह मरीन ड्राइव के अपार्टमेंट में दोपहर के लिए सोनिया से मिलने जा रहा है। घर पर बैठकर पछताने के बजाय उसने लड़कों के साथ रहने के लिए एक दाई को बुलाया और बाहर चली गई। वह बांद्रा के एक ब्यूटी सैलून में गई, जहां उसने एक आधुनिक हेयर कट करवाया, अपने नाखूनों को चमकीले लाल रंग से रंगा और सामान्य से अधिक आकर्षक मेकअप किया। फिर वह खरीदारी करने गई, ऐसे कपड़े खरीदे जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे, बजाय उन रूढ़िवादी कपड़ों के जिन्हें रोहन हमेशा पसंद करने का दावा करता था। जब वह दिन के अंत में घर आया तो अनन्या लड़कों के साथ लिविंग रूम में एक फिल्म देख रही थी। उसने एक नई पोशाक पहनी हुई थी जो सुरुचिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त रूप से कम कटी हुई थी, लेकिन उत्तेजक थी, और उसके बाल उसके कंधों पर सेक्सी लहरों में गिर रहे थे। रोहन लिविंग रूम के दरवाजे पर रुक गया और उसे एक ऐसे भाव से देखा जिसे वह समझ नहीं पाई। यह आश्चर्य था, प्रशंसा थी, शायद थोड़ा सा इच्छा भी, कुछ ऐसा जो उसने उसकी आंखों में लंबे समय से नहीं देखा था। तुम सुंदर लग रही हो, उसने कहा, और महीनों में पहली बार यह ईमानदार लग रहा था। धन्यवाद, अनन्या ने बस जवाब दिया, बिना उस आभारी मुस्कान के जो वह आमतौर पर उसकी तारीफ मिलने पर देती थी। उस रात रोहन ने बिस्तर पर उसके करीब आने की कोशिश की, धीरे से उसका हाथ छुआ। अनन्या स्वाभाविक रूप से दूर हो गई। मैं थकी हुई हूं, उसने कहा, बिना नाटक के, बिना आरोपों के, बस एक तथ्य। रोहन एक पल के लिए चुप रहा। अनन्या, क्या हमारे बीच सब ठीक है? वह उसे देखने के लिए मुड़ी। क्यों नहीं होगा? पता नहीं, तुम हाल ही में अलग लग रही हो। अनन्या अंधेरे में मुस्कुराई। शायद मैं बस बड़ी हो रही हूं रोहन, ये सबके साथ होता है देर सबेर। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अनन्या जानती थी कि उसने उसके मन में बेचैनी का बीज बो दिया है। रोहन जैसे पुरुषों को खेल के सभी टुकड़ों पर नियंत्रण रखना पसंद था। जब एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से हिलना शुरू कर देता तो वे घबरा जाते, और अनन्या बस हिलना शुरू कर रही थी। निमंत्रण मंगलवार की सुबह आया। एक सुंदर लेटर हेड पर एक संदेश वाहक द्वारा दिया गया।
सिटी अस्पताल का चैरिटी गाला, नए बाल चिकित्सा विंग के लिए एक रात। तारीख 2 सप्ताह बाद थी और अनन्या जानती थी कि यह साल का सामाजिक कार्यक्रम होगा। शहर के सभी प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी पत्नियों और मुंबई के अभिजात वर्ग के साथ वहां होंगे। रोहन उस रात स्पष्ट रूप से उत्तेजित होकर घर आया। वह उस कमरे में गया जहां अनन्या पढ़ रही थी, अपने हाथों में निमंत्रण पकड़े हुए। अनन्या, सिटी अस्पताल के गाला के बारे में उसने शुरू किया। हाँ, मुझे निमंत्रण मिला। यह एक सुंदर कार्यक्रम होगा। उसने किताब से अपनी आंखें उठाए बिना जवाब दिया। यह है कि खैर, इस साल यह अलग होगा। पार्टी में मेरे बहुत सारे पेशेवर दायित्व हैं। मुझे बहुत घूमना होगा, निवेशकों से बात करनी होगी। अनन्या ने आखिरकार उसकी ओर देखा। और शायद यह बेहतर होगा कि तुम न जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें ये लंबी पार्टियां पसंद नहीं हैं और बच्चों के साथ। ओह, तो यह बात थी। रोहन सोनिया को सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सामाजिक कैलेंडर कार्यक्रम में ले जाना चाहता था, लेकिन जब तक वह शादीशुदा था तब तक वह आधिकारिक तौर पर अपनी प्रेमिका के साथ नहीं दिख सकता था। उसने जो समाधान खोजा वह बस अपनी पत्नी को छोड़ देना था। रोहन, अनन्या ने शांति से कहा, किताब बंद करते हुए, मैं गाला में जा रही हूं। वास्तव में मैंने पहले ही पोशाक खरीद ली है। यह एक झूठ था, लेकिन उसने उसकी आंखों से गुजरते हुए घबराहट देखी। अनन्या, समझदार बनो। यह मेरे लिए काम की रात होगी, मनोरंजन की नहीं। तुम ऊब जाओगी। मेरी चिंता मत करो। मुझे पता है कि सामाजिक कार्यक्रमों में कैसे व्यवहार करना है। आखिर मैंने तुम्हारे साथ 15 साल तक यही किया है। रोहन ने कुछ और तर्क देने की कोशिश की, लेकिन अनन्या अडिग रही। वह गाला में जाएगी, पूर्ण विराम। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने उसे कार्यालय में फोन पर बात करते हुए सुना। स्पष्ट रूप से उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा था जो वह बन गई थी। अगले दिनों में अनन्या ने गाला के लिए ऐसे तैयारी की जैसे वह एक लड़ाई हो, क्योंकि कुछ मायनों में यह बिल्कुल वैसा ही था। उसने एक लाल सब्यसाची पोशाक चुनी जिसकी कीमत एक छोटी सी संपत्ति थी, लेकिन जिसने उसे एक देवी की तरह बना दिया। नेकलाइन सुरुचिपूर्ण थी लेकिन आकर्षक थी। रंग ने उसकी त्वचा को निखारा और कट ने उसके कर्व्स को त्रुटिहीन रूप से उभारा। विक्रम, अन्वेषक, ने उसे सूचित किया कि सोनिया ने बांद्रा के एक बुटीक से एक तेंदुए के प्रिंट वाली पोशाक खरीदी थी। वह वहां होगी मैडम। आपके पति ने समीर के माध्यम से उसके लिए एक निमंत्रण प्राप्त किया। अनन्या मुस्कुराई। उत्तम, खेल शुरू होने दो। गाला की सुबह अनन्या ने स्पा में दिन बिताया। मालिश, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। वह बिल्कुल दीप्तिमान दिखना चाहती थी। फिर वह हेयर ड्रेसर के पास गई, जहां उसने एक परिष्कृत केश विन्यास किया जिससे उसकी गर्दन उजागर हो गई। हीरे के साथ नाजुक सफेद सोने की चेन को उजागर किया जिसे वह पहनेगी। एक गहना जो रोहन ने उनकी 10वीं शादी की सालगिरह पर दिया था, जब वह अभी भी विशेष तिथियों की परवाह करने का नाटक करता था। रोहन उसे पहले घर से निकल गया, यह दावा करते हुए कि उसे तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए जल्दी पहुंचना था। अनन्या जानती थी कि वह सोनिया से मिलने और पार्टी के दौरान कैसे कार्य करना है, इसका समन्वय करने के लिए समय चाहता है। जब अनन्या दी ताजमहल पैलेस होटल पहुंची, जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तो उसने एक हलचल मचा दी। कई लोग जो उसे वर्षों से जानते थे ने उसकी तारीफ करने के लिए बात की, यह टिप्पणी करते हुए कि वह कितनी तेजस्वी लग रही थी। उसने सभी को अनुग्रह और लालित्य के साथ बधाई दी, बच्चों के बारे में बात की, अन्य महिलाओं की पोशाकों की प्रशंसा की, समाज की आदर्श महिला होने के नाते जो वह हमेशा से थी। तभी उसने उसे देखा। सोनिया लोगों के एक समूह के केंद्र में थी, बहुत जोर से हंस रही थी, अतिरंजित तरीके से हाव भाव कर रही थी। तेंदुए के प्रिंट वाली पोशाक आकर्षक थी, लेकिन इस तरह से कि वह नए अमीर चिल्ला रही थी, प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। वह सुंदर थी, अनन्या को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ हताश था, जैसे कि वह लगातार यह साबित कर रही थी कि वह वहां रहने की हकदार है। रोहन उसके बगल में था, उसे उन लोगों से मिलवा रहा था जिन्हें अनन्या वर्षों से जानती थी। जब उसे एहसास हुआ कि अनन्या आ गई है,
तो वह उसका असहज भाव देख सकती थी। अनन्या ने शैंपेन का एक गिलास लिया और रणनीतिक रूप से समूह के पास खुद को तैनात किया। वह सीधे टकराव में नहीं गई, यह अशिष्ट होता। इसके बजाय उसने बस नेहा, एक हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे वह तब से जानती थी जब रोहन एक निवासी था, से बात करना शुरू कर दिया। अनन्या, तुम्हें यहां देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगी। नेहा ने कहा, स्पष्ट रूप से नाजुक स्थिति से अनजान। मैं क्यों नहीं आती? मुझे ये चैरिटी इवेंट पसंद है और रोहन को महत्वपूर्ण रातों में हमेशा समर्थन की आवश्यकता होती है। अनन्या ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, इतनी जोर से बोलते हुए कि बगल के समूह द्वारा सुना जा सके। रोहन ने सुना और मुड़ा। एक पल के लिए वह एक किशोर की तरह लग रहा था जिसे कुछ निषिद्ध करते हुए पकड़ा गया हो। सोनिया ने भी देखा अनन्या का ऊपर से नीचे तक मूल्यांकन करते हुए गणनात्मक आंखों से। रोहन, अनन्या ने प्यार से बुलाया, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगे? इसके बाद जो चुप्पी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। आसपास की सभी बातचीत बंद हो गई। रोहन पीला पड़ गया, सोनिया लाल हो गई और लगभग 20 लोग उम्मीद से देख रहे थे कि स्थिति कैसे हल होगी। अनन्या, मैं, रोहन हकलाया। हाय, सोनिया आगे बढ़ी, एक मजबूर मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए। मैं सोनिया हूं, रोहन की दोस्त। अनन्या ने उसका हाथ मजबूती से दबाया, आंख से संपर्क बनाए रखते हुए। अनन्या, रोहन की पत्नी, 15 साल से। परिचय समूह में एक बम की तरह गिरा। सोनिया ने शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या उसकी आंखों में हताशा देख सकती थी। रोहन ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता है कि धरती फट जाए और उसे निगल ले। तुम्हारी पोशाक कितनी सुंदर है, अनन्या ने सोनिया का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण करते हुए जारी रखा। पशु प्रिंट एक साहसी पसंद है। अनन्या का स्पष्ट रूप से निर्दोष स्वर एक हाथी को मारने के लिए पर्याप्त जहर ले गया था। समूह की कुछ महिलाओं ने हंसी दबा दी, पूरी तरह से संकेत को समझते हुए। धन्यवाद, सोनिया ने अपनी मुद्रा बनाए रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। तुम्हारा भी क्लासिक है, सब्यसाची, अनन्या ने बस कहा। मैंने इसे विशेष रूप से आज के लिए खरीदा है। रोहन हमेशा कहता है कि लाल मेरा रंग है। उसने यह कहते हुए सीधे अपने पति की ओर देखा। समीर, हवा में तनाव को भांपते हुए बर्फ तोड़ने की कोशिश की। अनन्या, तुम दीप्तिमान लग रही हो। बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे, धन्यवाद। कबीर फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और आरव पियानो सीख रहा है। जब उसे अपनी सर्जरी से खाली समय मिलता है तो रोहन एक अद्भुत पिता है। प्रत्येक शब्द सावधानी से चुना गया था, प्रत्येक विराम की गणना की गई थी। अनन्या पूरी तरह से स्थिति पर हावी थी। सभी उपस्थित लोगों को यह स्पष्ट कर रही थी कि वैध पत्नी कौन थी और घुसपैठिया कौन था। सोनिया, यह महसूस करते हुए कि वह लड़ाई हार रही है, ने एक जवाबी हमला करने की कोशिश की। रोहन ने मुझे बताया कि तुम काम नहीं करती। इतना खाली समय होना अद्भुत होना चाहिए। अनन्या मुस्कुराई। यह ठीक वही अवसर था जिसका वह इंतजार कर रही थी। तुम सही हो, मैं बाहर काम नहीं करती। मैंने पिछले 15 साल अपने पति की सफलता में निवेश करने में बिताए हैं। ये मैं थी जिसने उसके पहले क्लिनिक को वित्त पोषित किया, जिसने उसके पहले वर्षों में उसके एजेंडे का आयोजन किया, जिसने सभी व्यक्तिगत पहलुओं का ध्यान रखा ताकि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह आकर्षक है कि कुछ लोग रणनीतिक निवेश को आलस्य के साथ कैसे भ्रमित करते हैं। पूरा समूह अब पूरी तरह से बातचीत पर केंद्रित था। यह किसी 8 बजे के सोप ओपेरा से बेहतर था। समीर ने फिर से विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अभी तक समाप्त नहीं किया था। लेकिन तुम एक बात पर सही हो, अब मेरे पास बहुत खाली समय है, इतना कि मैं नौकरी के बाजार में वापस जा रही हूं। मुझे एक परामर्श कंपनी से एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव मिला है। फिर से अपना करियर बनाना रोमांचक होगा। रोहन ने उसे वास्तविक आश्चर्य से देखा। यह पहली बार था जब उसने अनन्या की पेशेवर योजनाओं के बारे में सुना था। किस तरह की परामर्श? नेहा ने पूछा, वास्तव में रुचि रखते हुए। उदार पेशेवरों, डॉक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, उन लोगों के लिए रणनीतिक प्रबंधन जो तकनीकी रूप से अपने काम में उत्कृष्ट हैं।
लेकिन प्रशासनिक और विपणन पहलुओं में मदद की आवश्यकता है। यह अविश्वसनीय है कि कुछ प्रतिभाशाली पेशेवर कितने भोले हो सकते हैं जब यह उनके व्यक्तिगत करियर के प्रबंधन की बात आती है। एक बार फिर टिप्पणी का दोहरा अर्थ था। अनन्या यह स्पष्ट कर रही थी कि रोहन अपनी सफलता का श्रेय आंशिक रूप से उसके प्रबंधन को देता है। सोनिया स्पष्ट रूप से असहज थी। उसने एक विनम्र और असुरक्षित पत्नी खोजने की उम्मीद की थी, न कि एक सुरुचिपूर्ण, बुद्धिमान महिला जो स्पष्ट रूप से स्थिति के नियंत्रण में थी। ठीक है, रोहन ने अंत में कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा घूमना चाहिए। अनन्या, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं सोनिया को कुछ सहयोगियों से मिलवाऊं? बिल्कुल नहीं, अनन्या ने कृपापूर्वक उत्तर दिया। आखिरकार यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे दोस्त सही लोगों को जाने। रोहन सोनिया को जल्दी से दूर ले गया, लेकिन अनन्या उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर गहनता से बात करते हुए देख सकती थी। सोनिया घबराकर हाव भाव कर रही थी, स्पष्ट रूप से जिस तरह से चीजें हुई थीं उससे परेशान थी। अनन्या और नेहा उनके अकेले रह जाने पर पास आई। तुम ठीक हो? यह स्थिति कठिन होनी चाहिए। अनन्या उस रात पहली बार वास्तव में मुस्कुराई। जानती हो नेहा, मैं वर्षों से बेहतर महसूस कर रही हूं। कभी कभी हमें यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि हम वास्तव में कौन हैं। बाकी रात वर्ग और लालित्य का एक सबक थी। अनन्या ने कार्यक्रम में घूमते हुए उन लोगों को बधाई दी जिनसे उसने वर्षों से ठीक से बात नहीं की थी। उन कनेक्शनों को फिर से खोजा जिन्हें उसने पत्नी की भूमिका के लिए विशेष रूप से समर्पित करते समय उपेक्षित किया था। उसने एक गैलरी के मालिक के साथ कला के बारे में, एक निजी स्कूल के निदेशक के साथ शिक्षा के बारे में, एक वित्तीय सलाहकार के साथ निवेश के बारे में बात की। हर बातचीत के साथ उसने खुद के उन पहलुओं को फिर से खोजा जिन्हें उसने दफन कर दिया था। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तर्क क्षमता, उसका स्वाभाविक आकर्षण, जिसका किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पत्नी होने से कोई लेना देना नहीं था। रोहन और सोनिया दूसरी ओर तेजी से विस्थापित लग रहे थे। सोनिया ने प्रारंभिक शर्मिंदगी की भरपाई करने की कोशिश की और भी अधिक विस्तारवादी बनकर, बहुत जोर से हंसते हुए, रोहन को बहुत छूते हुए, ऐसी टिप्पणियां करते हुए जो उसकी वास्तविक परिष्कार की कमी को दर्शाती थीं। लगभग 11 बजे अनन्या ने फैसला किया कि उसने अपनी बात कह दी है। वह रोहन के पास गई जो सर्जनों के एक समूह के साथ बात कर रहा था। रोहन, प्रिय, मैं जा रही हूं। मैंने दाई से वादा किया था कि मैं आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगी। उसने उसे राहत और आशंका के मिश्रण से देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि ये कार्यक्रम तुम्हारी नेटवर्किंग के लिए कितने महत्वपूर्ण है। पार्टी का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। अनन्या ने सभी से कृपापूर्वक विदाई ली, जिसमें सोनिया भी शामिल थी, सामाजिक चुंबन देते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब वह विदाई के लिए सोनिया के कान के पास पहुंची तो उसने धीरे से फुसफुसाया, शुभकामनाएं। यह सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन स्वर में एक महिला का पूरा आत्मविश्वास था जो ठीक ठीक जानती थी कि वह कौन है और उसका मूल्य क्या है। अनन्या ताजमहल पैलेस होटल से सिर ऊंचा करके निकली, रास्ते में परिचितों को बधाई देते हुए। वैलेट पर अपनी कार का इंतजार करते हुए उसे अपने सेल फोन पर कई संदेश मिले। दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे कि वह कितनी सुंदर लग रही है। पेशेवर संपर्क अवसरों के बारे में बात करने में रुचि रखते हैं, यहां तक कि कुछ अविवाहित पुरुष भी जिन्होंने दोस्तों से उसका नंबर मांगा था। जब वह आखिरकार कार में बैठी तो अनन्या ने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। जो महिला उसे वापस घूर रही थी वह कोई थी जिसे वह भूल गई थी कि वह मौजूद है। एक शक्तिशाली, सुरुचिपूर्ण, बुद्धिमान महिला, और वर्षों में पहली बार पूरी तरह से अपनी कहानी के नियंत्रण में। रोहन सुबह 3 बजे घर आया, स्पष्ट रूप से परेशान। अनन्या ने सोने का नाटक किया, लेकिन वह उसे घर में बेचैनी से घूमते हुए सुन सकती थी। वह जानती थी कि रात ने सब कुछ बदल दिया है। रोहन ने महसूस किया था कि वह अब एक विनम्र और अनुमानित पत्नी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। वह अपनी बराबरी के एक विरोधी के साथ व्यवहार कर रहा था, और खेल अभी शुरू ही हुआ था। शेष कहानी मूल पाठ के समान ही जारी रहेगी।
सभी नामों और स्थानों को लगातार बदला जाएगा और अंत में समाप्त शब्द जोड़ा जाएगा। 2 साल बाद सुबह का सूरज जुहू में सबसे आधुनिक व्यावसायिक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अनन्या के कार्यालय की चौड़ी खिड़कियों से आ रहा था। 42 साल की उम्र में उसने अपना एक साम्राज्य बनाया था जो रोहन के कभी भी हासिल करने के सपने से प्रतिस्पर्धा करता था। मल्होत्रा स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग पूरे मुंबई में उदार पेशेवरों के लिए सबसे अधिक मांग वाली कंपनी बन गई थी और अनन्या को नियमित रूप से व्यावसायिक प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। वह तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थी जब उसकी सचिव पूजा ने दरवाजा खटखटाया। श्रीमती मल्होत्रा, डॉ रोहन यहाँ हैं। कहते हैं कि यह क्लिनिक के मामलों के बारे में है। अनन्या ने धीरे से आह भरी। उसे आधिकारिक तौर पर रोहन के क्लिनिक का कार्यकारी प्रशासन संभाले 6 महीने हो गए थे और उनके बीच बैठकें हमेशा तनावपूर्ण होती थीं। इसीलिए नहीं कि गुस्सा था, अनन्या उस चरण को बहुत पहले पार कर चुकी थी, बल्कि इसलिए कि रोहन स्पष्ट रूप से अभी भी अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे अंदर भेज दो। रोहन ने एक पेशेवर मुद्रा बनाए रखने की कोशिश करते हुए कार्यालय में प्रवेश किया, लेकिन अनन्या उसके कंधों में तनाव देख सकती थी। वह पतला हो गया था, उसकी कनपटी पर सफेदी थी और उसकी आंखों में 2 साल पहले वाला अभिमानी चमक नहीं था। तलाक के बाद सोनिया केवल 3 महीने तक चली थी और तब से रोहन के कई सतही रिश्ते रहे थे जो कुछ हफ्तों से अधिक नहीं चले। अनन्या, उसने औपचारिक रूप से अभिवादन किया, उसकी मेज के सामने कुर्सी पर बैठते हुए। रोहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? यह उन नए प्रोटोकॉल के बारे में है जिन्हें तुमने क्लिनिक में लागू किया है। कुछ डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं। अनन्या ने उसे बाधित करने के लिए अपना हाथ उठाया। रोहन, प्रोटोकॉल ने हमारी दक्षता में 30% और हमारे लाभ मार्जिन में 40% की वृद्धि की है। अगर कुछ डॉक्टर बुनियादी गुणवत्ता के घंटे और प्रक्रियाओं का पालन करने की शिकायत कर रहे हैं तो शायद वे हमारी टीम के लिए सही पेशेवर नहीं हैं। हमारी टीम? रोहन ने थोड़े कड़वे स्वर में दोहराया। हाँ, हमारी। या तुम भूल गए कि मैं अब क्लिनिक की बहुसंख्यक भागीदार हूं? यह पूरी स्थिति का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा था। तलाक की प्रक्रिया के दौरान अनन्या यह साबित करने में कामयाब रही थी कि रोहन के करियर में उसके शुरुआती निवेश एक अनौपचारिक प्रशासनिक प्रबंधक के रूप में वर्षों के अवैतनिक काम के साथ मिलकर उसे न केवल संपत्ति के आधे का बल्कि क्लिनिक के 1% का अधिकार देते थे। रोहन ने चिकित्सा भाग को बनाए रखा, लेकिन अनन्या ने सभी रणनीतिक और वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित किया। अनन्या, मुझे पता है कि हमने गलतियां की हैं। हमने कोई गलती नहीं की रोहन, तुमने गलतियां की। मैंने बस उनके लिए बहुत सालों तक कीमत चुकाई। रोहन कुर्सी पर असहज रूप से हिला। मैं सोच रहा था शायद हम किसी दिन रात के खाने पर जा सकते हैं, काम के अलावा अन्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अनन्या ने उसे वास्तविक जिज्ञासा से देखा। रोहन, तुम वास्तव में क्या सुझाव दे रहे हो? कि शायद हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। हम अब अधिक परिपक्व हैं, हम अपने बारे में अधिक जानते हैं। अनन्या कुर्सी पर वापस झुक गई और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। उसने एक ग्रे तरुण तहिलियानी सूट पहना हुआ था जिसकी कीमत कई लोगों की 1 महीने की कमाई से अधिक थी और वह जानती थी कि वह बिल्कुल तेजस्वी लग रही है। उसकी वित्तीय स्वतंत्रता ने उसे खुद में इस तरह से निवेश करने की अनुमति दी थी जो उसने तब कभी नहीं की थी जब वह सिर्फ डॉ रोहन की पत्नी थी। रोहन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसी जगह वापस जाने के लिए जो कुछ भी मैंने सहा है उससे गुजरूंगी? लेकिन ये वही जगह नहीं होगी। मैं बदल गया हूं। तुम बदल गए हो। अनन्या हंसी, लेकिन आवाज में कोई क्रूरता नहीं थी। रोहन, पिछले साल तुम्हारे 4 अलग अलग रिश्ते रहे हैं। आखिरी क्लिनिक की 25 वर्षीय नर्स के साथ था जिससे एक ऐसा घोटाला हुआ जिसे मुझे हमारी पेशेवर प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रबंधित करना पड़ा। रोहन शर्मा गया। ये बस था। यह तुम बिल्कुल वही थे जो तुम हमेशा से थे। अंतर यह है कि अब मैं वह महिला नहीं हूं जो इसे चुपचाप स्वीकार करती है। अनन्या उठी और खिड़की के पास गई।
शहर के दृश्य को देखते हुए जो उसके सामने फैला हुआ था। जानते हो रोहन, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरा धन्यवाद करती हो? हाँ, तुम्हारी बेवफाई ने मुझे यह फिर से खोजने के लिए मजबूर किया कि मैं वास्तव में कौन थी। अगर तुमने मुझे कभी उस तरह से अपमानित नहीं किया होता तो मैंने शायद अपना बाकी जीवन खुद का एक घटा हुआ संस्करण बनकर बिताया होता। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ी। आज मैं अपनी कंपनी की सीईओ हूं, हमारे क्लिनिक की बहुसंख्यक भागीदार हूं, हमारे बच्चों के लिए एक उपस्थित मां हूं और एक ऐसी महिला हूं जिसे पूरा महसूस करने के लिए किसी के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे उस पत्नी के रूप में वापस जाने के लिए बदल दूंगी जिसने वर्षों तक तुम्हारे झूठ को न देखने का नाटक किया? रोहन एक लंबे पल के लिए चुप रहा। अनन्या, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। नहीं रोहन, तुम्हें मुझे नियंत्रित करने की याद आती है। तुम्हें एक बुद्धिमान महिला की याद आती है जो तुम्हारी जिंदगी को व्यवस्थित करती है, जबकि तुम अप्रतिरोध्य विजेता होने का खेल खेलते थे। लेकिन प्यार, सच्चा प्यार सम्मान की मांग करता है और तुमने वास्तव में मेरा कभी सम्मान नहीं किया। अनन्या का फोन बजा, बातचीत को बाधित करते हुए। यह कबीर था जो अब 12 साल का था, स्कूल से फोन कर रहा था। माँ, क्या तुम आज दोपहर विज्ञान प्रस्तुति में आ सकती हो? जरूर मेरे प्यार, मैं इसे दुनिया के लिए नहीं छोड़ूंगी। और पापा? अनन्या ने रोहन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह भी जाएगा, वह भी वहां होगा। बढ़िया। क्या हम बाद में एक साथ रात का खाना खाएंगे? ये एक ऐसा सवाल था जो कबीर कभी कभी पूछता था। बच्चों की शाश्वत आशा कि माता पिता फिर से एक परिवार बन जाएंगे। अनन्या ने हमेशा सौम्य ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं प्रिय, लेकिन तुम लोग पापा के साथ रात का खाना खाओगे और फिर मेरे साथ घर वापस आओगे। याद है कल हमारी फिल्म की रात है? ठीक है माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे प्यार। जब उसने फोन काटा तो रोहन उसे एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे वह समझ नहीं पाई। तुम एक अविश्वसनीय माँ हो, उसने धीरे से कहा। मैं हमेशा से थी। अंतर यह है कि अब मुझे सिर्फ यही होने की आवश्यकता नहीं है। रोहन जाने के लिए उठा लेकिन दरवाजे पर रुक गया। अनन्या, क्या तुम किसी से मिल रही हो? अनन्या मुस्कुराई। यह सवाल हमेशा अंततः आता था। रोहन, मेरा निजी जीवन अब तुम्हारा मामला नहीं है, जैसे तुम्हारा मेरा नहीं है। वास्तव में अनन्या पिछले कुछ महीनों में कुछ दिलचस्प पुरुषों के साथ बाहर गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय वकील जो उसे एक सम्मेलन में मिला था, एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र का उद्यमी जो उसकी परामर्श का ग्राहक बन गया था, यहां तक कि एक प्लास्टिक कलाकार भी जिससे वह एक उद्घाटन में मिली थी। लेकिन वह जीवन के एक ऐसे चरण में थी जहां वह खुद के साथ ठीक रहना सीख रही थी। फिर से प्रतिबद्ध होने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन अगर मैं होती, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता जो पहली मुलाकात से ही मेरा महत्व समझता। रोहन के जाने के बाद अनन्या अपनी मेज पर वापस गई और काम करना जारी रखा। 1 घंटे में उसकी निवेशकों के साथ एक बैठक थी। वह परामर्श को दिल्ली तक विस्तारित करने पर विचार कर रही थी और फिर कबीर की स्कूल में प्रस्तुति। पूजा दोपहर की कॉफी और हस्ताक्षर करने के लिए कुछ दस्तावेज लाई। श्रीमती मल्होत्रा, सिटी अस्पताल के चैरिटी गाला के लिए एक निमंत्रण आया है। यह 2 सप्ताह में है। अनन्या ने सुंदर निमंत्रण लिया और मुस्कुराई। यह वही कार्यक्रम था जहां 2 साल पहले उसने सोनिया का सामना किया था और खुद की ओर वापसी की अपनी यात्रा शुरू की थी। मेरी उपस्थिति की पुष्टि करो, उसने कहा, और 10 लोगों के लिए एक मेज आरक्षित करो। मैं कुछ महत्वपूर्ण ग्राहकों को आमंत्रित करूंगी। क्या आप अकेली जाएंगी? अनन्या ने सवाल पर विचार किया। अर्जुन, अंतर्राष्ट्रीय वकील, ने उल्लेख किया था कि वह उन तारीखों पर मुंबई में होगा। वह बुद्धिमान, सफल था और उसके पास उस तरह का वास्तविक परिष्कार था जिसे बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उसे एक समान मानता था, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता था। वास्तव में मैं एक निमंत्रण दूंगी। उस दोपहर लड़कों के स्कूल में अनन्या कबीर की विज्ञान प्रस्तुति में रोहन के बगल में बैठी।
लड़के ने नवीकरणीय ऊर्जा पर एक परियोजना बनाई थी जो उसकी उम्र के लिए प्रभावशाली रूप से परिष्कृत थी। प्रस्तुति के दौरान उसने देखा कि अन्य माता पिता उन्हें जिज्ञासा से देख रहे थे। प्रसिद्ध तलाकशुदा जोड़ा जो अपने बच्चों के लिए एक सभ्य संबंध बनाए रखता था। उसने तुम्हारी बुद्धिमत्ता विरासत में पाई है, रोहन ने धीरे से टिप्पणी की। और तुम्हारा दृढ़ संकल्प, अनन्या ने जवाब दिया, कबीर को जजों को अपनी परियोजना के बारे में जुनून से समझाते हुए देखते हुए। स्कूल के बाद जब रोहन लड़कों को रात के खाने के लिए ले गया तो अनन्या पवई झील पर अपने अपार्टमेंट में लौट आई। उसने अपने लिए जो जगह बनाई थी वह उसका एक आदर्श प्रतिबिंब था कि वह क्या बन गई थी। दिखावटी हुए बिना सुरुचिपूर्ण, मैला हुए बिना आरामदायक, ठंडा हुए बिना परिष्कृत। उसने खुद को एक गिलास वाइन डाली और बालकनी में बाहर चली गई, सूर्यास्त को झील को सुनहरे रंगों में रंगते हुए देखते हुए। उसका फोन अर्जुन के एक संदेश के साथ कंपन हुआ। अभी मुंबई पहुंचा, कल रात के खाने के लिए फुर्सत है? अनन्या मुस्कुराई और टाइप किया, हाँ, मैं एक आदर्श जगह जानती हूं। वास्तव में वह कई आदर्श जगहें जानती थी। रेस्तरां जो उसने अकेले खोजे थे, अनुभव जो उसने अपने दम पर जिए थे, एक जीवन जो उसने ईंट दर ईंट बनाया था, किसी पर निर्भर हुए बिना। 2 सप्ताह बाद अनन्या सिटी अस्पताल के चैरिटी गाला में पहुंची, एक नेवी ब्लू गौरव गुप्ता पोशाक में जो उसे एक आधुनिक देवी की तरह बना रही थी। अर्जुन उसके बगल में था, अपने टक्सीडो में सुरुचिपूर्ण, एक आकर्षक विदेशी लहजे के साथ धारा प्रवाह हिंदी में अन्य मेहमानों के साथ आसानी से बात कर रहा था। अनन्या की मेज ग्राहकों, व्यापार भागीदारों और दोस्तों से भरी थी, जो लोग उसकी पेशेवर क्षमता का सम्मान करते थे और उसकी व्यक्तिगत यात्रा की प्रशंसा करते थे। उसने कार्यक्रम में घूमते हुए परिचितों को बधाई दी, अर्जुन का परिचय कराया, व्यापार के अवसरों पर चर्चा की। तभी उसने उसे देखा। सोनिया हॉल के दूसरी तरफ थी, स्पष्ट रूप से अधिक उम्रदराज और थकी हुई, एक सफेद बालों वाले सज्जन के साथ उत्साह से बात कर रही थी, जिसे अनन्या ने हाल ही में तलाकशुदा एक व्यवसायी के रूप में पहचाना। उसने एक पोशाक पहनी हुई थी जो स्पष्ट रूप से सुरुचिपूर्ण होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बहुत अधिक प्रयास चिल्ला रही थी। जब उनकी निगाहें मिलीं तो सोनिया एक पल के लिए झिझकी, जैसे कि वह पास आने पर विचार कर रही हो। अनन्या ने बस विनम्रता से सिर हिलाया और एक बड़े निजी अस्पताल के निदेशक के साथ अपनी बातचीत जारी रखी, जो उसकी सेवाओं को काम पर रखने में रुचि रखता था। बाद में रोहन अकेला आया, परिचितों को बधाई देते हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से असहज। उसने कई बार अनन्या की मेज की दिशा में देखा, यह देखते हुए कि वह अर्जुन के चुटकुलों पर वास्तव में कैसे हंस रही थी, कैसे वह स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। चैरिटी भाषण के दौरान अनन्या को नए बाल चिकित्सा विंग के लिए मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में मंच पर आमंत्रित किया गया था। जब वह बोलने के लिए मंच पर चढ़ी तो हॉल में एक सम्मानजनक चुप्पी छा गई। 2 साल पहले उसने शुरू किया। उसकी स्पष्ट और आत्मविश्वासी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से गूंज रही थी। मैं सिर्फ एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पत्नी थी। आज मैं अपनी कंपनी की सीईओ हूं, 40 लोगों को रोजगार देती हूं और हमारे समुदाय में न केवल दान के साथ बल्कि ठोस परिणामों के साथ योगदान करती हूं। उसने दर्शकों की ओर देखा। उसकी निगाहें रोहन और फिर सोनिया पर से संक्षिप्त रूप से गुजरी। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें उन ताकतों को खोजने के लिए मजबूर करती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं थे कि हमारे पास हैं। और जब ऐसा होता है तो हम केवल जीवित नहीं रहते, हम फलते फूलते हैं। तालियां बहरा कर देने वाली थीं। अनन्या मंच से नीचे उतरी और तुरंत लोगों से घिर गई जो उसे बधाई देना चाहते थे, साझेदारी करना चाहते थे, उसे अन्य कार्यक्रमों में आमंत्रित करना चाहते थे। रात के अंत में जब वह और अर्जुन जा रहे थे, रोहन ने उसे लॉबी में रोका। अनन्या, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? अर्जुन विवेकपूर्ण ढंग से कुछ कदम दूर चला गया, जिससे उन्हें गोपनीयता मिली। तुम वहां ऊपर शानदार लग रही थी, रोहन ने कहा, और उसकी आवाज में कुछ टूटा हुआ था। धन्यवाद। मैंने तुम्हें खोकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। अनन्या ने उसे वास्तविक करुणा से देखा। रोहन,
तुमने मुझे खोया नहीं, तुमने मुझे मुक्त किया, और इस प्रक्रिया में तुमने खुद को भी मुक्त किया। अब हम दोनों वह हो सकते हैं जो हम वास्तव में हैं, एक ऐसी शादी के बंधनों के बिना जिसने बहुत पहले काम करना बंद कर दिया था। लेकिन लड़कों के दो माता पिता हैं जो उनसे प्यार करते हैं और जो अलग अलग बेहतर इंसान बनना सीख रहे हैं। ये एक दुखी माँ को यह दिखावा करते हुए देखने से कहीं अधिक स्वस्थ है कि सब कुछ ठीक है। रोहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम एक असाधारण महिला हो अनन्या, हमेशा से थी। मैंने बस यह महसूस करने में बहुत देर कर दी, और मैंने यह महसूस करने में बहुत देर कर दी कि मुझे अपने मूल्य को जानने के लिए तुम्हारी धारणा की आवश्यकता नहीं थी। वे सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। रोहन अपनी कार में अकेला जा रहा था। अनन्या अर्जुन के साथ हाथ में हाथ डाले उसकी ओर चल रही थी। कठिन बातचीत? अर्जुन ने धीरे से पूछा। वास्तव में नहीं, यह मुक्तिदायक थी। कार में अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम एक आकर्षक महिला हो अनन्या मल्होत्रा, बुद्धिमान, शक्तिशाली, दयालु। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि इसका महत्व न समझे? अनन्या मुस्कुराई, खिड़की से उस शहर को देखते हुए जो अब वास्तव में उसका था। कुछ लोगों को यह महसूस करने के लिए कि उनके पास क्या है, उसे खोना पड़ता है। दूसरों को अपना मूल्य फिर से खोजने के लिए खोना पड़ता है। और तुम कौन थी? मैं दूसरी थी, और यह सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ हो सकती थी। जब वे उसके अपार्टमेंट में पहुंचे तो अनन्या ने अर्जुन को ऊपर आने के लिए आमंत्रित किया। उनके बीच कोई जल्दी नहीं थी, कोई हताशा या सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। बस दो बुद्धिमान और सफल वयस्क थे जो एक साथ समय बिताना चुन रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। बालकनी पर शहर की रोशनी के नीचे झील चमक रही थी। अर्जुन ने उसे पीछे से गले लगा लिया जब वह दृश्य देख रही थी। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। मैं सोच रही हूं, अनन्या ने कहा, उस पर झुकते हुए, कि कभी कभी एक कहानी का अंत बस एक बहुत बेहतर कहानी की शुरुआत होता है। और वर्षों में पहली बार अनन्या को पूरी तरह से यकीन था कि वह सिर्फ अपने जीवन से बच नहीं रही थी, वह इसे पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी रही थी, अपने भाग्य की पूर्ण रानी के रूप में।